नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी शॉर्ट्स में। और हम लोग बात कर रहे हैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री में भी स्पेक्ट्रम हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको उसके बाद की स्थिति के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है, ठीक है, और क्या स्थिति बनती है, क्या राजनीतिक चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट में हम लोग राज्यों के बारे में अभी देखेंगे। अभी पूरा हम डिस्कशन उसके पूरी हिस्ट्री को नहीं करेंगे, ठीक। चलिए, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ। देखो, बहुत लंबा ब्रेक हमने ले लिया था, मैंने ले लिया था, क्योंकि बहुत सारे काम निपटाने थे। लेकिन अब जो है हम करंट अफेयर का सेक्शन भी इसमें जोड़ने वाले हैं, जिसमें जनवरी से लेकर अप्रैल तक का हम लोग सारा कवर करेंगे। उसके बाद जो भी करंट अफेयर्स बचेंगे उसको डे वाइज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा साइंस भी है, उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे एनसीईआरटी में, ठीक है। चलिए, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्थिति ये है कि औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है, 1707 आ चुका है, 18वीं सदी का वो अब जो है शुरुआत हो चुका है, ठीक। तो उसमें औरंगजेब इस दुनिया से सिधार जाते हैं और स्वर्गलोक की ओर या नर्कलोक की ओर, जहाँ भी वो चले जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि अब स्थिति जो है डंबाडोल हो जाती है। मुगल साम्राज्य अब जो है अपने पतन की ओर बढ़ चुका होता है, क्योंकि वहाँ से 50 साल तक तो राज्य करते हैं, लेकिन बेसिकली ये कर देते हैं कि ये दक्कन की जो इनकी नीति होती है और दक्कन में जो ये युद्ध लड़ते हैं उसमें अपना सारा खजाना खाली कर लेते हैं। तो इस तरह वित्तीय स्थिति जो है मुगल साम्राज्य के ऊपर जो संकट है वित्तीय, वो आ जाता है, और उसको सॉल्यूशन देने के लिए कोई भी सम्राट सक्षम नहीं होते हैं। उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए अब इसके आने वाले जो उत्तराधिकारी होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा ये होता है कि जो उच्च पद पे इनके कुलीन वर्ग हैं वो भी आपसी दुश्मनी में जो है लिप्त हो जाते हैं, और साम्राज्य जो है वो भी इस दुश्मनी के चपेट में आता है, और जो मुगल है वो इस चीज़ को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, हल नहीं कर पाते हैं। और इन सब कला को देखते हुए जो इनके प्रांतीय गवर्नर होते हैं, ठीक है, जैसे बंगाल के, अवध के, हैदराबाद के, ये लोग क्या करते हैं कि इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हैं और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही अपनी स्वतंत्र शक्ति बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ये करते हैं कि स्थानीय नियुक्तियां करना स्टार्ट कर देते हैं बिना सम्राट को बताए हुए, ठीक। और अपनी जो शासन व्यवस्था होती है, जिसमें कि अभी तक क्या होता था कि सेंट्रलाइज था, ठीक है, पावर जो है वो मुगल के हाथ में था, और जो मुगल बादशाह होता था उसके हाथ में था बेसिकली। तो वही नियुक्ति करता था प्रांत में गवर्नरों की। लेकिन अब क्या है कि गवर्नर खुद ही शासक बन गए हैं, तो अब क्या कर लिया कि वंशानुगत कर लिया, बना लिया अपना जो पद है उसको। अब उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका पोता नाती जो भी है वो बनेगा वहाँ का शासक, ठीक। सबसे पहले जो है वो निज़ामुल मुल्क जो है उन्होंने इस बात की शुरुआत की 1724 में। उन्होंने क्या किया कि 1724 में उनको बनाया गया कहाँ का, हैदराबाद का, दक्कन का गवर्नर। तो फिर वहाँ उन्होंने ये स्थिति अपनी जो है वो मजबूत करनी स्टार्ट कर दी, और वहाँ अपना शासन जो है शुरू कर दिया। उसके बाद 1740 में बंगाल, और फिर धीरे धीरे सारे राज्य जो है इस तरह की चीज़ें करने लगे, ठीक है, जिसमें बिहार, उड़ीसा, ठीक, ये सब दिल्ली के नियंत्रण से बाहर हो गया। गुजरात, सिंध, पंजाब, राजपूत सब इस तरह से बाहर होने लगे दिल्ली के नियंत्रण से, ठीक है। यहाँ तक कि जो फारुखाबाद था दिल्ली के नज़दीक और रोहिलखंड था, यहाँ भी पठान राजवंश जो है स्वतंत्र अपना जो है शासन स्थापित कर लिया था उन्होंने, ठीक। हैदर अली की बात हम लोग करेंगे। देखिए, मैसूर राज्य जो है उसकी स्थापना हैदर अली ने की। शक्तिशाली राज्य, मतलब स्थापना न की हो पर उसको शक्तिशाली राज्य बना दिया, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद की स्थिति ये है कि 3 तरह की श्रेणी बन जाती है इन राज्यों की। इसमें जो है पहला श्रेणी वो है कि जो उत्तराधिकारी राज्य थे, उत्तराधिकारी राज्य उनको कहा जाता है जो डायरेक्ट जो है वो साम्राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, ठीक है। नियंत्रण से अब अलग हो गए थे। अब क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य का जैसे ही नियंत्रण खोने लगे तो वो अलग हो गए, और उन्होंने अपना जो है स्वतंत्र राज्य जो है स्थापित कर लिया, ठीक। तो ये 3 राज्य थे। 3 राज्य कौन कौन से थे? बंगाल था, हैदराबाद था और अवध था। ये तीनों राज्य जो है इनको उत्तराधिकारी राज्य कहा गया, ठीक है, पहला श्रेणी। दूसरा स्वतंत्र राज्य थे। ये वो राज्य थे जो प्रांत पर
मुगल साम्राज्य का नियंत्रण खोने के कारण अस्तित्व में आए थे। अभी तक तो प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था इनके ऊपर, लेकिन अब नियंत्रण खो चुके थे, अब अस्तित्व में आ चुके थे। ये भी 3 राज्य थे। ये कौन थे? मैसूर, ठीक है, आपने पिछले इसमें देखा होगा मैप में, मैसूर के नीचे केरल, और केरल के अलावा राजपूत राज्य, ठीक है, ये आपका राजस्थान का क्षेत्र। ये तीनों जो है, अब यहाँ से नियंत्रण जो है मुगल साम्राज्य का खो चुका था, तो ये तीनों राज्य भी उदय हो चुके थे, ठीक। और तीसरा एक और श्रेणी था जिसको नए साम्राज्य कहा गया, नया राज्य कहा गया, ठीक है। इसमें भी 3 ये थे। ये लोग बेसिकली वो थे जो विद्रोह कर रहे थे मुगल साम्राज्य के खिलाफ, ठीक है। इसमें मराठा राज्य था, पंजाब राज्य था और जाट राज्य था, ठीक। मराठा, सिख और जाट, ये तीनों थे, ठीक। ये नए राज्य थे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति ये है कि ये 3 तरह के तो श्रेणी थे ही। अब इन श्रेणियों में से प्रत्येक पर विस्तार में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले उत्तराधिकारी राज्यों की बात करें तो इसमें अवध, बंगाल और हैदराबाद थे, ठीक है। अवध, बंगाल और हैदराबाद ने मुगल आधिपत्य से खुद को स्वतंत्र कर लिया और स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यह अलगाव धीरे धीरे हुआ, एक ही बार में नहीं हुआ। पहले मतलब कुछ न कुछ शुरुआत करते रहे, कुछ न कुछ नीतियाँ अपनाते रहे, जैसे कि स्थानीय लोगों को अपने फ़ौज में लेना स्टार्ट कर दिया, सेना को मजबूत करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे सब चीज़ें करनी शुरू कर दी उन्होंने, ठीक। शुरुआत में क्या हुआ कि व्यक्तिगत विद्रोह हुए, ठीक। वहाँ पे जो और लोग थे वो गवर्नर के खिलाफ विद्रोह करने लगे। सामाजिक समूह भी थे वहाँ पे, समुदाय ने भी विद्रोह किया। अंत में पूरे क्षेत्र को उन्होंने स्वतंत्र कर दिया, ठीक है। इन प्रांतों के जमींदारों ने शाही मांगों का विरोध किया और प्रांतीय गवर्नरों, जिन्हें दिल्ली से कोई मदद नहीं मिली, ने स्थानीय अभिजात वर्ग को समर्थन मांगा। इन राज्यों ने औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। जितने भी ये उत्तराधिकारी राज्य थे, इन्होंने निष्ठा अंत तक बनाए रखी, ठीक है, मुगल साम्राज्य से। लेकिन उन्होंने पूरी स्वायत्तता अपने प्रयोग में ही रखा, ठीक। जितना भी डिसीजन लेना था, डिसीजन मेकिंग का काम उस राज्य के अंदर वो खुद ही करते थे, ठीक। अब बात करेंगे हैदराबाद की। 1724 में निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, ठीक है। हैदराबाद राज्य की स्थापना की, यही है निज़ामुल मुल्क। इनका पूरा नाम था मीर कमरुद्दीन खान सिद्दीकी उर्फ निज़ामुल मुल्क और उर्फ आसफ जाह, ठीक। इन्होंने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना की और वो सैयद बंधुओं के समय एक प्रमुख कुलीन था मुगल साम्राज्य के अंदर, ठीक है। उसने मोहम्मद शाह जो मुगल सम्राट था को सैयद बंधुओं को हटाने में मदद की थी। सैयद बंधु वो थे जो कि बेसिकली ये करते थे कि किंग मेकर का काम करते थे, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। जिसके बदले में अब क्या हुआ कि मोहम्मद शाह ने सूबेदार बना दिया दक्कन का, किसको? निज़ामुल मुल्क को, ठीक। निज़ामुल मुल्क ने प्रशासन को क्या किया, यहाँ पे आके पुनर्गठित किया और राजस्व प्रणाली जो थी, ठीक है, टैक्स वसूलने की प्रणाली, उसको और सरल किया और प्रभावी बनाया। दिल्ली में वज़ीर के रूप में कुछ दिन संक्षिप्त कार्यकाल रहा, लेकिन फिर ये दक्कन लौट आया और एक ऐसा राज्य स्थापित किया जो व्यवहार में स्वतंत्र था, ठीक है। वो तो स्वतंत्र हो गया, अब ये मुगल साम्राज्य के अधीन भी नहीं था। फिर भी मुगल सम्राट के प्रति अपनी निष्ठा हमेशा ये घोषित करता रहा, कुछ न कुछ भेंट भेजता रहा। उसने राजस्व प्रणाली में सुधार किया ही था, जमींदारों पर भी नियंत्रण रखा और हिंदुओं जो हिंदू लोग थे वहाँ के, उनके प्रति भी सहिष्णु रहा, ठीक है, सहिष्णुता दिखाई। और 1748 में ये भाई साहब भी स्वर्ग को सिधार गए, ठीक है, ये भी चले गए इस दुनिया से। अब ये जैसे ही चले गए तो फिर यहाँ की स्थिति भी अब डंबाडोल हो गई। हैदराबाद में अब मराठों और यूरोपियों की कंपनियों के षड्यंत्रों का जो है वो अड्डा बन गया। अब यहाँ पे इनका बेटा था नासिर जंग और पोता था मुजफ्फर जंग। इन दोनों के बीच में अब खूनी संघर्ष होने लगा और 2 टुकड़ी में बट गया, ठीक है। अब 2 गुट हो गए। कोई चाहता था कि नासिर जंग को बनाया जाए, यानी अपने फ़ायदे के लिए यहाँ का शासक, ठीक है, निज़ाम बनाया जाए, या फिर मुजफ्फर जंग को बनाया जाए। तो उसमें कुछ लोग उधर सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग उधर पर। तो इसमें क्या है, फ्रांसीसी भी थे,
तब तक फ्रांसीसी आ चुके थे, ठीक है, भारत में। तो उन्होंने फिर इस तरह की नीति अपनाई कि एक पक्ष को समर्थन देना स्टार्ट कर दिया ताकि अपना हित साधा जा सके, ठीक है, हैदराबाद के अंदर। ठीक, तो ये स्थिति उस समय हुई और खूनी संघर्ष हुआ, और जिसमें जो है मुजफ्फर जंग जो है वो आगे निकलते हैं और फिर बाद में स्थिति यहाँ की दूसरी तरफ चलती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बंगाल के बारे में, ठीक, क्योंकि अभी हम संक्षेप में बात करेंगे सिर्फ राज्य के उदय के बारे में, ठीक है। तो और क्या स्थिति थी राजनीतिक, को डिटेल में हम बात करेंगे इसके ऊपर जब हम लोग यूरोपीय शक्ति और जो टकराव होता है भारतीय राज्यों के से, उसके बारे में जब बात करेंगे तो फिर इस तरह की बातें करेंगे, ठीक है। चलिए बंगाल के बारे में देखते हैं, ठीक। तो बंगाल में भी नवाबों ने व्यवहार में जो है स्वतंत्रता लानी स्टार्ट कर दी थी। दिल्ली सल्तनत के प्रति औपचारिक निष्ठा फिर भी बनाए रखी। सबसे पहले मुर्शिद कुली खां 1717 में ये जो है मुगल संरक्षण के तहत बंगाल का गवर्नर बना, लेकिन उसका संबंध जो है दिल्ली से केवल भेंट भेजने तक ही सीमित था। तो अभी पहचान करा देते हैं आपको, यहाँ पे 4 तस्वीर है। इसमें सबसे पहले मुर्शिद कुली खां के को हम पहचान लेते हैं। ये थे मुर्शिद कुली खां, ठीक है। 1717 में ये बंगाल के गवर्नर बनते हैं और फिर उसके बाद फिर यहाँ के नवाब बन जाते हैं, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खां का जो है निधन हो जाता है कब, 1717 से 1727 में, और फिर इसके बाद सुजाउद्दीन जो है वो यहाँ के नवाब बनते हैं, ठीक। सुजाउद्दीन ये हैं साहब, ठीक है, सुजाउद्दीन ये बनते हैं यहाँ के नवाब, और ये 1727 से 1739 तक शासन करते हैं, ठीक है। और इसके बाद अलीवर्दी खां जो है, ये अलीवर्दी खां तीसरे नंबर पे, 1 2 3 अलीवर्दी खां फिर 1739 में बंगाल का जो है बागडोर संभालते हैं और वहाँ के नवाब बनते हैं, और ये चलाते हैं अपना शासन बड़ी अच्छे से, और 1756 तक ये चलाते हैं। 1756 में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि अब राजनीतिक स्थिति जो है बंगाल की वो डंबाडोल होने लगती है। संघर्ष होता है, ठीक है, घसीटी बेगम, बहुत सारे पात्र हैं जिनके बीच ये होता है, और सिराजुद्दौला, लास्ट में जो सिराजुद्दौला उनका नाती होता है वो बंगाल का नवाब बनता है, इन चीज़ों के मतलब बहुत संघर्ष के बाद, ठीक है। तो बंगाल के शासकों ने सरकारी नियुक्ति जो है वो नियुक्तियों में धार्मिक भेदभाव नहीं किया। मतलब यहाँ के जो शासक थे उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मुसलमानों को ही पद दिए, हिंदुओं को नहीं दिए, ठीक है। तो इस तरह की नीति उन्होंने नहीं अपनाई, ठीक है। उन्होंने हिंदुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया, और उन्होंने विदेशी कंपनियों के व्यापार पर कड़ा नियंत्रण रखा। उन्हें चंद्रनगर और कलकत्ता के में जो किलेबंदी करनी थी उनको उसकी अनुमति नहीं दी। फिर भी हुआ ये कि अपनी कमज़ोर सेना और कंपनी की शक्ति को कम आंकने के कारण, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को, नवाबों ने को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हार का सामना कब करना पड़ा, ठीक है। ये है भाई साहब सिराजुद्दौला, ठीक। 1756 में ये बनते हैं नवाब। उसके बाद बहुत सारी नीतियाँ अपनाते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिसमें जो बंद कोठरी वाला कांड होता है, ठीक, उसमें क्या होता है कि 10 बाई 10 का रूम होता है, उसमें बहुत सारे लोगों को ठूस देते हैं, यूरोपीय लोगों को, खासकर जो है अंग्रेज़ों को, और उसमें बचने वाले कुछ ही लोग होते हैं, बाकी लोग मर जाते हैं। इन सब चीज़ों का मतलब जो है दिक्कत होता है, और फिर रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना लेके आते हैं, और 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय हो जाते हैं, क्योंकि सिराजुद्दौला के जो है मंत्री और बहुत सारे उनके जो सहयोगी होते हैं वो इनके खिलाफ हो जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाते हैं। नवाब की 50,000 की सेना 3,000 की रॉबर्ट क्लाइव की सेना से हार जाती है, ठीक है। हार इसलिए जाती है क्योंकि इनके अपने लोगों ने ही इनको धोखा दे दिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा मीर जाफ़र नाम फेमस है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। और यही जब प्लासी का युद्ध होता है और युद्ध ख़त्म होता है और जो ब्रिटिश विजय हो जाते हैं, यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो पनपना स्टार्ट हो जाता है, और भारत में इनका प्रभुत्व बढ़ने लगता है, नींव रखी जा चुकी होती है जैसे ही वो प्लासी का युद्ध जीतते हैं। क्योंकि बंगाल जैसा
समृद्ध प्रांत उनके हाथ लग जाता है। ठीक है, फिर भी चलिए हम आगे बात करेंगे। आगे की स्थिति ये है कि हम लोग अवध की ओर चलेंगे। अवध जो है अभी भी उत्तराधिकारी राज्य है। ठीक, और यहाँ सादत खां बुरहानुल मुल्क इनको कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, कि सादत खां बुरहानुल मुल्क और ये अवध से इनका संबंध है। ये रहे सादत खां। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये 1722 में ये अवध के गवर्नर बनते हैं। ठीक है, इनको नियुक्त किया जाता है। धीरे धीरे स्वतंत्रता ये हासिल करना स्टार्ट करते हैं, जैसे बंगाल और हैदराबाद में होता है वैसे ही यहाँ भी होता है। अवध में मुख्य जो समस्या होती है वो जमींदारों से होती है। ठीक है, जिन्होंने राजस्व देने से इनकार कर दिया होता है इनको, और स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो सादत खां अब क्या करते हैं कि अब उसको दबाने की कोशिश करते हैं और अपने सूझबूझ से इस चीज़ को दबा देते हैं। ठीक है, वहाँ के जो जमींदार होते हैं उनको दबा देते हैं और नई भूमि बंदोबस्त प्रणाली को शुरू करते हैं, जिसने किसानों को जमींदारों के शोषण से बचा लिया होता है, और जागीरदारी व्यवस्था में सुधार करते हैं। स्थानीय कुलीनों को उच्च प्रशासनिक और सैन्य पद पर भी नियुक्त करते हैं। इस क्षेत्र में शेख ज़ादा, अफगान और हिंदू वर्गों के एक नए क्षेत्रीय शासक समूह का उदय होता है। ठीक है, कहाँ? अवध के अंदर। ठीक, अब बात करते हैं स्वतंत्र राज्यों की। राजपूत राज, मैसूर राज और केरल। ठीक है, तो बेसिकली अब स्थिति ये है कि जो स्वतंत्र राज्य है उसमें ये 3 राज्य हैं, और हम लोग पहले बात करते हैं मैसूर की। ठीक, तो मैसूर में क्या होता है, मैसूर की स्थिति क्या है? ठीक ना, तो मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाकर सबसे पहले राजपूत शासकों ने अपनी स्थिति मजबूत की। हालांकि कोई भी राजपूत शासक इतना शक्तिशाली नहीं था कि मराठों या ब्रिटिश शासक जो शक्ति थी उसका मुकाबला कर सके, तो उनकी रणनीति दिल्ली के साथ ढीले संबंध बनाए रखने और व्यवहार में स्वतंत्र रूप से शासन करने की ही थी। ठीक है, प्रमुख राजपूत शासकों जो शासक थे उनके राज्य जो थे उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैसूर की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक, तो मैसूर जो है 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरता है। हैदर अली इनका जो है नेतृत्व करते हैं और शक्तिशाली राज्य की नींव रखते हैं। उनके योग्य पुत्र कौन होते हैं? टीपू सुल्तान अपने पिता के ही नक्शे कदम पे चलते हैं और अपने राज्य को और मजबूत बनाते हैं। ठीक है, हालांकि हैदर अली मैसूर सेना में एक कनिष्ठ अधिकारी रहता है पहले, लेकिन बाद में धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करता है और एक कुशल सेनापति बन जाता है। उसने एक आधुनिक सेना के महत्व को पहचाना होता है और पश्चिमी शैली यानी कि यूरोपीय शैली जो होती है उस हिसाब से अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक फ्रांसीसी विशेषज्ञ को भी नियुक्त करता है। 1761 में वो मंत्री नानजराज को सत्ता से हटा देता है और मैसूर का वास्तविक शासक बन जाता है। ठीक ने, उसने कनारा और मालाबार के समृद्ध तटीय क्षेत्रों को अपने राज्य में मिला लिया होता है। ठीक, हैदर अली को आप पहचान लीजिए, ये है टीपू सुल्तान, ये है। ठीक है, हैदर अली को मराठों, हैदराबाद और अंग्रेज़ों से भी जो है वो संघर्ष करना पड़ता है। 1769 में क्या होता है कि मद्रास के पास अंग्रेज़ों को हरा देता है। कौन? हैदर अली। पहला युद्ध जो होता है अंग्रेज़ों से उसमें हरा देता है। दूसरा युद्ध होता है उसमें हार जाता है और 1782 में उनकी मृत्यु हो जाती है। हारता नहीं है बेसिकली, पर स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो मृत्यु उनकी हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसके बाद उनका जो पुत्र होता है टीपू सुल्तान वो शासक बनता है और अपने पिता की ही नीतियों को जारी रखता है। ठीक, उसके बाद 1792 और 1799 में युद्ध होता है और जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इनके 2 बेटों को भी अंग्रेज रख लेते हैं अपने पास। ठीक ना, और फिर लास्ट में टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है। यही कहानी है मैसूर की। ठीक, चलिए इस पे हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नए राज्यों के बारे में। ठीक, नए राज्य के बारे में बात करने से पहले हम लोग केरल राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है।
ठीक है। तो केरल राज्य में तीन क्षेत्र होते हैं। ये तीनों क्षेत्र के यहाँ पे नाम है कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट। ये हैं जमुरीन, ठीक है। इन मतलब ये आप जो एरिया देख रहे हैं जमुरीन टेरिटरीज है, ठीक। उसके अलावा कोलाथुंदा जो है ये, इनका नाम राम राज्य ऐसे ही कुछ नाम था, ठीक। तो ये इनका क्षेत्र था, ठीक। और कालीकट के ये शासक थे, ठीक। इस तरह का जो अभी इस तरफ का क्षेत्र देख रहे हैं। और इन्हीं तीनों क्षेत्रों को मिला के केरल जो है बनता है, ठीक। 1763 तक कई छोटे मुखियाओं और राजाओं के क्षेत्र इन राज्यों में शामिल हो गए थे। केरल के तीनों राजा हैं, ठीक है। लेकिन मैसूर के विस्तार ने केरल की स्थिति को जो क्या किया कि खतरे में डाल दिया। अब मैसूर इसके ठीक ऊपर थे, केरल के ठीक ऊपर जो कर्नाटक का भाग है वो मैसूर है, ठीक है। तो अब उसने विस्तार की नीति अपनाई थी हैदर अली के नेतृत्व में। तो अब हैदर अली ने क्या किया कि 1766 में केरल पर आक्रमण कर दिया, मालाबार और कालीकट को मैसूर में मिला लिया। त्रावणकोर जो दक्षिण का एक महत्वपूर्ण राज्य था बच गया। त्रावणकोर ने 1729 के बाद महत्व हासिल किया जब इसके राजा मार्तंड वर्मा ने पश्चिमी शैली में प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से लैस एक शक्तिशाली सेना की मदद से अपने राज्य का विस्तार किया। डचों को केरल से बाहर कर दिया, ठीक है। और सामंती प्रमुखों को दबा दिया गया। मार्तंड वर्मा ने न केवल विस्तार किया बल्कि, ठीक है, बल्कि उन्होंने आधुनिक हथियारों से लैस एक शक्तिशाली सेना भी बनाई, ठीक है। और सिंचाई, परिवहन, संचार व्यवस्था सब विकसित की। उनके उत्तराधिकारी हुए राम वर्मा एक विद्वान शासक थे जिन्होंने पश्चिमी ज्ञान को अपनाया और त्रिवेंद्रम को ज्ञान और कला का केंद्र बनाया, ठीक है। त्रिवेंद्रम होगा यहीं पे, ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं इसको ज्ञान और कला का क्षेत्र बनाया उन्होंने, केंद्र बना दिया। जब हम उन राज्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो मुगलों के खिलाफ विद्रोहियों द्वारा स्थापित किए गए थे, तो उसमें कौन कौन से हैं? मराठा राज्य, पंजाब राज्य, जाट राज्य, ये तीनों हैं। तो इनकी कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। हम लोग इसको फिर जो है डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। फिलहाल हम नए राज्यों पे चलते हैं जिसमें मराठा राज्य, पंजाब राज्य और जाट राज्य का जिक्र है। औरंगजेब मराठों को पूरी तरह से कुचलने में विफल रहे थे। 1707 के बाद मराठों ने मुगल साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि वो अखिल भारतीय शक्ति के रूप में मुगलों की जगह ले सकते थे, ठीक है। मराठा साम्राज्य जो है वो यहाँ से उभरता है और दिल्ली तक जाता है। तो ये एक तरह से वो इतना बड़ा क्षेत्र जो है कवर करते हैं, ठीक है, दिल्ली तक। तो वो केंद्रीय सत्ता में बन सकते थे, वो आ सकते थे, वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एकता की कमी थी उनके अंदर और रूढ़िवादी विचारों के कारण वे ऐसा करने में विफल रहे। शिवाजी महाराज और उनके जो प्रमुख पेशवा थे उनके बारे में बात करते हैं। शिवाजी के पोते शाहू जो 19 वर्षों तक मुगलों की कैद में रहे, को 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद रिहा कर दिया गया। शाहू और उनकी चाची ताराबाई के बीच क्या हुआ? 1714 तक सत्ता के लिए संघर्ष चला, ठीक। यह है मराठा साम्राज्य और शाहू जी आप देख रहे हैं, ठीक, और ताराबाई जी को आप देख रहे हैं, ठीक है। ये शाहू जी महाराज है, ये ताराबाई इनकी चाची है। इनके बीच जो है सत्ता के लिए चलता रहा, ठीक, संघर्ष 13 वर्षों तक। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि शाहू जी ने बालाजी को पेशवा या प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बालाजी ने मराठा सरदारों और महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों पर शाहू जी का नियंत्रण मजबूत कर दिया। उन्होंने मुगल दरबार की कमजोरियों का फायदा उठाकर मराठा साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। 1719 में सैयद बंधुओं, जो उस समय सैयद बंधु थे मुगल साम्राज्य के अंदर, दिल्ली के अंदर,
के साथ एक समझौता के तहत शाहू को अपने क्षेत्र के वैध शासक के रूप में मुगल मान्यता मिली। उन्हें दक्कन के 6 प्रांतों से चौथ एक तरह की टैक्स व्यवस्था थी, ठीक है, टैक्स था जिसको वसूलते थे कौन, मराठा साम्राज्य के अंदर, ठीक है, और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार मिल गया। ये दोनों टैक्स के नाम है, इसको आप याद रखिएगा। ये मराठा साम्राज्य के अंदर जो है वसूला जाता था, चौथ और सरदेशमुखी, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं बाजीराव प्रथम की। 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। उनके 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बनते हैं। बाजीराव ने मराठा शक्ति का उल्लेखनीय विस्तार किया। ये बहुत सारे युद्ध लड़ते, एक भी युद्ध हारते नहीं, ठीक है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, जल्दी ही चलेंगे, बाजीराव मस्तानी आपने देखी होगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि 1728 में मालवा और 1731 में गुजरात, ठीक है, ये क्षेत्र आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये क्षेत्र उन्होंने, मालवा का क्षेत्र हो गया आपका मध्य प्रदेश का, और गुजरात का ये क्षेत्र, ठीक, ये क्षेत्र उन्होंने कंट्रोल में ले लिया आपने, ठीक है। गुजरात पर विजय प्राप्त कर ली 1731 में, 1728 में मालवा को जीत लिया। उन्होंने बुंदेलखंड पे भी कब्जा किया, ठीक है। वैसे इनका बुंदेलखंड जो था वो ससुराल ही था, खैर मस्तानी वहीं की थी। कब्जा किया और दक्कन में पालखेर में हैदराबाद के निज़ाम को भी हरा दिया। 1737 में उन्होंने दिल्ली पर छापा मारा, जिसके बाद मुग़ल शासक ने निज़ाम से मदद मांगी, लेकिन निज़ाम को फिर से हराया गया और उसे मालवा और नर्मदा तथा चंबल के बीच, ठीक, मालवा मतलब मध्य प्रदेश का, ये नर्मदा यहीं कहीं मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक, और चंबल भी यहीं मध्य प्रदेश के अंदर, इस बीच में ही, ठीक है, कहाँ, इस बीच में ही के क्षेत्र में बाजीराव को सौंपने के लिए मजबूर किया गया है, ठीक है, इस बीच का क्षेत्र। अब इसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब कहा जाता था, जिनके समय पानीपत का युद्ध हुआ, ठीक है। 1740 में बालाजी जो बाजीराव थे, बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। अब बालाजी बाजीराव नाना साहब जो है वो पेशवा बनते हैं। उनके शासनकाल में मराठा शक्ति का और विस्तार हुआ। 1749 में राजा साहू की मृत्यु के साथ वे मराठा राज्य के वास्तविक शासक बन गए और उन्होंने पुणे को अपनी राजधानी बनाया। मराठों ने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड पर नियंत्रण करके मध्य भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया पूरी तरह से, ठीक है। अब सेंट्रल पावर के रूप में उभर चुके थे, अब बहुत बड़ी शक्ति बन चुके थे। उन्होंने उत्तर की ओर, अब आगे की ओर और बढ़े, उत्तर की ओर कश्मीर की तरफ समझ लीजिए, ठीक है, दिल्ली की ओर समझ लीजिए, दिल्ली तक तो पहुंच ही गए थे। उत्तर की ओर विस्तार किया और दिल्ली दरबार में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। लेकिन 1761 में मराठों और अफगानों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत के युद्ध में ये हुआ कि 14 जनवरी 1761 को पानीपत में दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। जनवरी का टाइम है, ठंड का। अफगान सेना जो पश्चिमी शैली में प्रशिक्षित थी, यानी कि यूरोपीय शैली में, के सामने मराठा सेना टिक नहीं पाई। इस युद्ध में लगभग 28,000 मराठा मारे गए। इस हार की खबर सुनकर पेशवा बालाजी बाजीराव नाना साहब भी जल्द ही चल बसे। पानीपत का युद्ध मराठाओं के लिए विनाशकारी साबित हुआ और उनके अखिल भारतीय साम्राज्य का जो सपना था वो टूट गया, यहीं पे खत्म हो गया। खैर, पानीपत के युद्ध ने यह तय नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करे।